गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 10 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, रेस्ट्रिक्टिव सॉफ्टवेयर टूल्स यूज फॉर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर ये पूरा मामला बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच जो वेस्ट बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इलेक्शन कमीशन जो सॉफ्टवेयर टूल यूज कर रहा है एसआईआर में, उस पर सीरियस सवाल खड़े किए हैं और कहा कि ये टूल बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव है। कोर्ट का कहना है कि इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में जो नेम है, सरनेम है, फैमिली डिटेल में नेचुरल वेरिएशंस होती हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर उन्हें गलत तरीके से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज मान रहा है। जैसे बंगाल हाउस होल्ड में रॉय और रे का जो फ़र्क है, या फिर सरनेम का फ़र्क, या फिर कुमार का मिडिल नेम में छूट जाना, ये सब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में आ रहा है। कोर्ट को बताया गया कि लगभग 1.4 करोड़ लोगों को डिस्क्रिपेंसीज के नाम पर नोटिस मिला, जिसमें 70 लाख लोगों को सिर्फ माइनर स्पेलिंग या एज गैप के इशू की वजह से बुलाया गया। तो कई लोग 2002 के इलेक्टोरल रोल से मैप्ड होने के बावजूद भी जो है वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए। और सीनियर लॉयर्स ने कहा कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो है टायरेंट बन गया है, जो बिना ग्राउंड रियलिटी समझे वोटर्स का फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। तो ओवरऑल कोर्ट ये मान रहा है कि जो पॉलिसी है और टेक्नोलॉजी है, दोनों के बीच बैलेंस बनाना ज़रूरी है, वरना आम आदमी को नुकसान हो सकता है यहाँ पे। और फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, ऑपोजिशन कंसिडरिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन टू रिमूव लोकसभा स्पीकर बिरला। तो यहाँ ऑपोजिशन पार्टीज जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, वो ओम बिरला जो स्पीकर हैं, उनके खिलाफ लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने पर विचार कर रही हैं। तो यहाँ पर स्पीकर के खिलाफ टेक्निकली नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं, बल्कि रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ द स्पीकर लाया जाता है। और ये प्रोसेस बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 94 सी के अंडर आता है। तो यहाँ पर कोई भी लोकसभा एमपी जो है, इसके लिए स्पीकर को हटाने का रेजोल्यूशन सेक्रेटरी जनरल लोकसभा को रिटन नोटिस देता है। और नोटिस कम से कम 14 दिन पहले देना कंपलसरी होता है। 14 दिन के बाद रेजोल्यूशन लोकसभा के एजेंडे में लिस्ट होता है। इस दिन स्पीकर खुद जो है चेयर नहीं करते। स्पीकर के खिलाफ मोशन हो रहा होता है, तो इसलिए हाउस को डिप्टी स्पीकर या फिर अपॉइंटेड मेंबर प्रिसाइड करता है। और यहाँ पर एमपीज डिबेट करते हैं, फिर सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग होती है। प्रेजेंट एंड वोटिंग का एमपीज का 50% प्लस 1 का सपोर्ट चाहिए होता है। अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो स्पीकर जो है रिमूव हो जाते हैं तुरंत, और लोकसभा नया स्पीकर इलेक्ट करती है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, बॉन्डेड लेबर कंटिन्यूज डिस्पाइट 50 ईयर्स ऑफ इट्स अबॉलिशन। तो यहाँ 9 फरवरी को बोलते हैं, जब देश बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976 के 50 साल पूरे होने के को याद कर रहा था। उसी दिन वेस्ट बंगाल के नाडिया डिस्ट्रिक्ट में एक ईंट भट्ठे से, ब्रिक किल्न से चामरू मांझी और उनका परिवार रेस्क्यू किया गया। तो बिहार से आए इस परिवार को पिछले 17 सालों से सेकंड जनरेशन बॉन्डेड लेबर में रखा गया था, जहां 35,000 रुपए के एडवांस के बदले बच्चों को काम करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 है, ये इंडिया का इम्पोर्टेंट लॉ है, जिसमें बॉन्डेड लेबर जो है उसको पूरी तरीके से खत्म करना था। और इस एक्ट के तहत किसी भी अगर बॉन्डेड लेबर है, उसको किसी भी टाइप का लोन या एडवांस या फिर जो मजबूरी है उसके बदले काम करने पर फोर्स करना इलीगल है। और लॉ के मुताबिक जैसे ही एक्ट लागू हुआ, जितने भी सारे बॉन्डेड डेट्स थे, लोगों के लोन्स थे जो बकाया था, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया और बॉन्डेड लेबर फ्री सिटीजन्स बन गए। तो इस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि जो लोग बॉन्डेड लेबर करवाते हैं, उन्हें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी, जेल और फाइन दोनों। साथ ही रेस्क्यूड जो बॉन्डेड लेबर्स है, उनको रिलीज सर्टिफिकेट, रिहैबिलिटेशन और लीगल प्रोटेक्शन देने का भी प्रबंध है इसमें। तो डिस्पाइट 50 साल पूरे हो गए इस लॉ के, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बॉन्डेड लेबर अब भी हिडन इनफॉर्मल सेक्टर्स जैसे कि ईंट भट्ठा हो गया, ब्रिक किल्न्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, स्मॉल यूनिट्स में मौजूद है, जो लॉ के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल उठाता है। तो फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, न्यू स्पीशीज ऑफ ड्रैगन फ्लाई डिस्कवर्ड इन केरलाज रबर प्लांटेशंस नेम्ड लाइरियोथेमिस केरालेंसिस। तो यहाँ रिसर्चर्स ने केरला में ड्रैगन फ्लाई की नई स्पीशीज डिस्कवर की है, जिसका नाम लाइरियोथेमिस केरालेंसिस जो है रखा गया है, जो स्टेट की रिच बायोडाइवर्सिटी को हाईलाइट करता है। और ये स्पीशीज एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में एरिया में पाया गया है, जहाँ ये शेडेड पाइनएप्पल्स और रबर प्लांटेशन के बीच जो है पानी के छोटे पूल्स और इरिगेशन कैनाल्स में रहती हैं। तो इस ड्रैगन फ्लाई की सबसे बड़ी यूनिकनेस ये है कि ये सिर्फ साउथ वेस्ट मानसून यानी मई टू अगस्त के दौरान दिखती हैं। और इसमें मेल्स होते हैं ब्राइट ब्लड रेड कलर के होते हैं, जबकि फीमेल्स जो है येलो और थोड़ी बल्की होती हैं, जो क्लियर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को दिखाता है बिटवीन मेल एंड फीमेल। और फिर जो नेक्स्ट है, व्हाट इज द करंट कंट्रोवर्सी अराउंड फॉर्म 7। तो यहाँ बोलते हैं ये पूरा इशू स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान जो वोटर लिस्ट के नाम डिलीट
डिलीशन को लेकर है। इस पर जो फॉर्म 7 का बल्क मिसयूज़ होने के एलिगेशंस लगे हैं, जैसे पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक कंसर्न्स इससे बढ़ गए हैं। तो फॉर्म 7 क्या होता है? फॉर्म 7 का यूज़ किसी भी वोटर का नाम इलेक्टोरल रोल से हटाने के ऑब्जेक्शन के लिए यूज़ होता है, और रीज़न हो सकते हैं बेसिकली यहाँ पर वोटर की डेथ हो गई, डुप्लीकेट एंट्री है, एड्रेस शिफ्ट हो गया है, या फिर एज या सिटीज़नशिप इनएलिजिबिलिटी है, या फिर गलत जो है कोई फॉल्स डिटेल्स हैं। तो ये प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल्स के अंडर आता है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के तहत फ्रेम्ड है। 2022 में इलेक्शन कमीशन ने रूल्स चेंज करके अलाउ किया कि अब कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई भी वोटर फॉर्म 6 फाइल कर सकता है। पहले सिर्फ सेम बूथ से होता था ये। तो इसी चेंज के बाद मिसयूज़ का स्कोप इसका बढ़ गया। और कंट्रोवर्सी क्या है यहाँ पर? कांग्रेस और कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स का कहना है कि लोगों का नाम बिना उनकी जानकारी के डिलीट करने के लिए फॉर्म 7 फाइल किया जा रहा है। राजस्थान और गुजरात में ऐसे केसेस मिले जहां वोटर्स ने कहा कि उन्होंने कभी फॉर्म 7 भरा ही नहीं। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के मुताबिक 6.5 करोड़ वोटर्स के नाम हटा दिए गए, जिससे वोटर काउंट जो है 51 करोड़ से गिरकर 44.4 करोड़ हो गया। और सबसे ज़्यादा डिलीशंस यहाँ पर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और में रिपोर्ट हुए। इन सब वोटर्स को बेसिकली एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट कैटेगरी में डाला गया। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस यहाँ पर बोलते हैं कि क्या होना चाहिए रूल के हिसाब से, जो बूथ लेवल ऑफिसर है उसको फिजिकल वेरिफिकेशन करनी होती है, एड्रेस चेक करना होता है, डेथ केसेस में नेबर्स के सिग्नेचर और सर्टिफिकेट वेरीफाई होते हैं, और वोटर को हियरिंग नोटिस जो है मिलता है। तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन जो ऑफिसर होता है उसके डिसीजन के खिलाफ 15 दिन में अपील भी होती है। और आगे क्या है कि अगर फेक या फ्रॉडुलेंट जो फॉर्म 7 फाइल होता है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है सेक्शन 32 में, जिसमें जेल और फाइन दोनों हो सकते हैं। और क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर मिसयूज़ को रोकना है तो रोका नहीं गया तो गरीब और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का डिसएनफ्रेंचाइजमेंट जो है हो सकता है, जो डेमोक्रेसी के लिए सीरियस थ्रेट है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, इंडिया एंड ग्रीस एग्री टू स्ट्रेंथन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन इन 5 ईयर रोड मैप। तो यहाँ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने न्यू दिल्ली में ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर जॉर्जियोस डेंडियास के साथ बायलैटरल मीटिंग की। दोनों कंट्रीज ने इंडिया ग्रीस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग करने पर जोर दिया। तो टॉक्स का फोकस डिफेंस कॉपरेशन, रीजनल पीस और मैरिटाइम सिक्योरिटी पर रहा। दोनों साइड्स ने इंडिया के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव और ग्रीस के एजेंडा 2030 डिफेंस रिफॉर्म्स को अलाइन करने पर एग्रीमेंट किया। और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन के लिए जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन हुआ, जो एक 5 साल का रोड मैप है, उस पर काम शुरू होगा। और यहाँ पर साथ ही बायलैटरल मिलिट्री कॉपरेशन प्लान 2026 एक्सचेंज किया गया। तो ग्रीस ने इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन में लाइजन ऑफिसर डिप्लॉय करने का भी अनाउंसमेंट किया, जो कि मैरिटाइम कोऑपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, मिस्री डज नॉट रिफ्यूट यूएस क्लेम्स सेज नेशनल इंटरेस्ट गाइड ऑयल इंपोर्ट्स। तो यहाँ पर फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा है कि इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स का फैसला नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से होगा, और उस पर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर डिसाइड नहीं करेगा उसे। उनका ये स्टेटमेंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के उस क्लेम के बीच आया है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि इंडिया ने रशियन ऑयल इंपोर्ट बंद कर देने का कमिटमेंट दिया है, और यूएस ने इसके बदले जो है प्यूनिटिव टैरिफ हटा दिए। तो मिस्री ने स्पेसिफिकली इस क्लेम को रिफ्यूट नहीं किया, लेकिन बोला कि इंडिया मल्टीपल सोर्सेज से ऑयल इंपोर्ट करेगा, सप्लाई स्टेबिलिटी, फेयर प्राइसिंग और रिलायबिलिटी पर फोकस कर रहेगा। तो इंडिया का कहना है कि एनर्जी पॉलिसी डाइवर्सिफिकेशन और मार्केट डायनेमिक्स पर बेस्ड होगी, और नेशनल इंटरेस्ट हमेशा फॉरमोस्ट प्रायोरिटी इसमें है। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट टेल्स आरबीआई टू ब्रिंग इन स्ट्रिक्टर चेक्स टू स्टॉप ऑनलाइन फ्रॉड्स। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन फ्रॉड्स पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि अप्रैल 2021 से नवंबर 2025 के बीच लगभग 52,000 करोड़ से ज़्यादा की शिफनिंग या शिफनिंग हुई है पैसों की, जो कि एक एब्सोल्यूट रॉबरी या डकैती के बराबर है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस जयमाला बागची ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंटरेस्ट में पब्लिक के पैसे की हिफाजत के लिए और स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने चाहिए। कोर्ट ने सवाल उठाया कि रिटायरी उनके अकाउंट से अचानक 50 लाख निकलने पर अलार्म क्यों नहीं बजता। सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन एक्सपेंड करने पर भी जोर दिया गया। तो कोर्ट ने होम मिनिस्ट्री को जो है साइबर फ्रॉड्स के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को नेशनल वाइड इम्प्लीमेंट करने और रूल्स नोटिफाई करने का ऑर्डर दिया है। और गवर्नमेंट ने म्यूल अकाउंट्स जितने भी हैं और सस्पेक्टेड रजिस्ट्री पर काम तेज़ी करने की बात की है। म्यूल अकाउंट्स क्या होते हैं? म्यूल अकाउंट बेसिकली वो बैंक अकाउंट होता है जो फ्रॉड के पैसे ट्रांसफ़र या विथड्रॉ या पैसा घुमाना एक दूसरे से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, इसके लिए यूज़ किया जाता है।
इसका असली ओनर जो है अक्सर जो है रियल फ्रॉडस्टर नहीं होता, बल्कि कोई नॉर्मल आदमी होता है जो जिसका अकाउंट मिसयूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से जो रियल फ्रॉडस्टर है उसको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। और कई बार जो है रियल ओनर जो होता है उसको जिस चीज़ के बारे में जानकारी भी नहीं होती है कि उसका अकाउंट इस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे एनीमिया, ब्लड डिसऑर्डर्स कैन डिस्टॉर्ट डायबिटीज टेस्ट HbA1c रिजल्ट्स सेज स्टडी। तो एक आर्टिकल जो लैंसेट रीजनल हेल्थ में पब्लिश हुआ वो कहता है कि जो ये टेस्ट है HbA1c टेस्ट, जो कि टाइप 2 डायबिटीज को डायग्नोज और मॉनिटर करने के लिए कॉमनली यूज होता है, ये इंडिया और साउथ एशिया में मिसलीडिंग हो सकता है। इसका रीज़न है कि यहाँ पर प्रेवलेंस है एनीमिया का, सिकल सेल और थैलेसीमिया और G6PD डेफिशिएंसी जैसे कंडीशन का हाई प्रेवलेंस है। और स्टडी के लीड ऑथर कहते हैं कि सिर्फ HbA1c पर डिपेंड करना रिस्की है, क्योंकि ये एवरेज ब्लड शुगर को गलत शो कर सकता है। एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया है कि डायग्नोसिस और जो मॉनिटरिंग है उसके लिए मल्टीपल टेस्ट, जैसे कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग और हेमाटोलॉजिकल असेसमेंट जो है साथ में यूज़ करना चाहिए, वरना डायग्नोसिस में सालों की डिले और कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ सकता है। तो फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे अ चांस फॉर इंडिया टू पॉलिश द किम्बरले प्रोसेस। तो यहाँ पर ये आर्टिकल बताता है कि इंडिया ने 2026 के लिए किम्बरले प्रोसेस की चेयरमैनशिप संभाल ली है, जो कि ग्लोबल डायमंड ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो किम्बरले प्रोसेस का मेन एम है कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स को रोकना है, यानी ऐसे रफ डायमंड्स जिनका यूज़ रेबल या इंसर्जेंट ग्रुप्स इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए और गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज करने के लिए करते हैं। तो इस प्रोसेस की शुरुआत बेसिकली 2000 में अफ्रीका के कंट्रीज़ ने की थी, और आज ये लगभग 99.8% ग्लोबल रफ जो डायमंड ट्रेड को कवर करता है। तो इंडिया खुद डायमंड प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा रफ डायमंड इंपोर्टर और कटिंग पॉलिश हब है, तो खासकर सूरत और यहाँ पर मुंबई के थ्रू। तो इसी वजह से इंडिया ग्लोबल डायमंड वैल्यू चेन के सेंटर में बैठा हुआ है, जो उसे किम्बरले प्रोसेस के रिफॉर्म्स को लीड करने का स्ट्रॉन्ग लेवरेज देता है। तो आर्टिकल ये भी बताता है कि किम्बरले प्रोसेस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म है। सबसे बड़ा इशू है कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स की नैरो डेफिनेशन, जो सिर्फ रेबल ग्रुप्स तक लिमिटेड है। इसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, ह्यूमन राइट अब्यूज़, चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो एनवायरमेंटल डैमेज है, इन जैसे सीरियस इश्यूज़ ये कवर नहीं करता प्रॉपर्ली। और साथ ही जो किम्बरले प्रोसेस का कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग सिस्टम भी इसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी कंट्री वीटो करके एक्शन यहाँ पर रोक सकता है। तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि वो बिना पॉलिटिकल फाइट खोले एजेंडा को ब्रॉडन करे, जैसे ह्यूमन राइट और वायलेंस रिस्क्स पर टेक्निकल वर्किंग ग्रुप, ब्लॉकचेन बेस्ड जो डिजिटल किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेट और टैम्पर प्रूफ डेटा शेयरिंग सिस्टम लाना, ये सब इंडिया कर सकता है, और इससे फ्रॉड कम होगा और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। तो आर्टिकल अफ्रीका पर फोकस करते हुए कहता है कि डायमंड जो है रेवेन्यू को लोकल कम्युनिटी डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन और लाइवलीहुड से जोड़ना ज़रूरी है। ओवरऑल बोलते हैं इंडिया से एक्सपेक्टेशन है कि वो किम्बरले प्रोसेस को एक इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट, सस्टेनेबल और रूल बेस्ड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन बनाने की डायरेक्शन में एग्रेसिवली रिफॉर्म्स पुश करे, खासकर ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे द नेक्स्ट बिग कमोडिटी इज द माइनेबल सेल्फ। तो यहाँ पर ये आर्टिकल बताता है कि आज की दुनिया में सबसे फास्ट ग्रोइंग ग्लोबल मार्केट या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रेयर अर्थ नहीं है, बल्कि सेल्फ यानी हम खुद हैं। और ऑथर कहता है कि मॉडर्न कैपिटलिज्म ने अब इंसान को ही कमोडिटी बना दिया है। पहले फैक्ट्रीज रॉ मटेरियल माइन करती थी, अब कंपनीज हमारी ज़िंदगी, इमोशन, रिलेशनशिप, आइडेंटिटी, स्टोरीज और डिजिटल बिहेवियर को भी माइन कर रही हैं। और हमारी जो दोस्ती है, प्यार है, फैमिली है, पॉलिटिक्स, फूड चॉइस, ऑनलाइन पोस्ट, सब कुछ डेटा और प्रॉफिट का सोर्स बन चुका है। प्राइवेसी, इंटीमेसी और ट्रस्ट जैसे कॉन्सेप्ट्स धीरे-धीरे इर्रेलेवेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि बिना परमिशन हमारी सोशल लाइफ एक्सट्रैक्ट की जा रही है। और इस प्रोसेस को सबसे पावरफुल जो टूल है, स्टोरी। और आज ग्लोबल मार्केट को लोकल कहानियाँ चाहिए, मेक्सिको से नेपाल तक, गाँव से शहर तक, न्यूज़ हो या फ़िल्म, ओटीटी हो या जर्नलिज़्म, हर जगह लोकल स्टोरीज़ को ग्लोबल ग्लोबल जो है प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। और लोकल और ग्लोबल अलग नहीं है बोलते हैं, लोकल खुद ग्लोबल सिस्टम का रॉ मटेरियल बन गया है। तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स हैं, इसने इस ट्रेंड को और भी तेज़ किया। अब हीरोज़ सिर्फ़ सुपरस्टार नहीं, बल्कि ऑर्डिनरी लोग, अननोन फेसेस और नॉर्मल ज़िंदगी के कैरेक्टर्स हैं।
तो ये दिखाता है कि डेमोक्रेटाइज़ेशन ऑफ सेल्फ, हर कोई जो है इम्पोर्टेंट है, हर कोई स्पॉटलाइट में आ सकता है, लेकिन इसका डार्क साइड ये है कि हम माइनेबल सोर्स जो है बन चुके हैं। सोशल मीडिया, यूट्यूब और इन्फ्लुएंसर सेल्फीज़ आज सब इस मार्केट का हिस्सा हैं। तो हर इंसान में कहा जा रहा है कि तुम्हारी कहानी वैल्यूएबल है, तुम्हारी कहानी को ऑडियंस मिलनी चाहिए। रिज़ल्ट ये है कि हम खुद को ही बेचने लगे हैं, पैकेज करने लगे हैं और प्रमोट करने लगते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि आज दुनिया की सबसे बड़ी कमोडिटी हम खुद हैं, और ये माइनिंग तब तक चलेगी जब तक हम अपनी ज़िंदगी को कंटेंट और प्रोडक्ट बनाते रहेंगे। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे सेंटिमेंट्स अक्रॉस कैन नॉट बी अलाउड टू ट्रिगर अ क्रिमिनल प्रोसेस अगेंस्ट आर्ट। तो यहाँ पे ये आर्टिकल बेसिकली फ्री स्पीच और जो स्टेट पावर के बीच बढ़ते टेंशन को एक्सप्लेन करता है। तो योगी आदित्यनाथ का फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल पर एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर इस बात का एग्जाम्पल है कि रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा नापसंद जो एक्सप्रेशन है उसको पुलिस मैटर बना देता है। तो सीएम का कहना था कि फिल्म का जो टाइटल है सोशल हार्मनी और रिलीजियस और कास्ट सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, और रिजल्ट ये हुआ कि बिना किसी कोर्ट के फैक्ट एग्जामिन किए ही फिल्म के प्रोड्यूसर ने प्रमोशनल मटेरियल हटा दिया, यानी क्रिमिनल लॉ का प्रेशर कम जो है काम कर गया यहाँ पर। और आर्टिकल याद दिलाता है कि आर्टिकल 19(1)(a) स्पीच को इसलिए प्रोटेक्ट करता है क्योंकि वो पावरफुल लोगों को कभी-कभी अनकंफर्टेबल कर सकती है, और स्टेट सिर्फ वही रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में क्लियरली लिखी हैं, और वो भी प्रोपोर्शनेट रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। कोर्ट ने रिपीटेडली कहा है कि जो ऑफेंस होता है और जो वायलेंस होता है वो दोनों में क्लियरली डिफरेंस है, और जो कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ जो हर्ट सेंटिमेंट्स हैं क्रिमिनल एक्शन का बेस जो है वो नहीं बन सकते। आर्टिकल एग्जांपल देता है कि जहां विजुअल आर्ट्स पर स्टेट एक्शन हुआ, जैसे द केरला स्टोरी, इंडिया, द मोदी क्वेश्चन, पद्मावत जैसे केसेस, ऐसे एक्शन से पब्लिक डिबेट्स खत्म होता है और कोर्ट्स को लीगल क्लैरिटी देने का मौका नहीं मिलता, और मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज़ जो है वीक हो जाता है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जो पब्लिक ऑर्डर यहाँ पर मेंटेन करना सीएम की ज़िम्मेदारी है, लेकिन एक्सप्रेशन को सप्रेस करके नहीं, बल्कि अगर कोई रियल इल्लीगैलिटी का क्लेम है, तो जुडिशियल प्रोसेस फॉलो करना होना चाहिए, ना कि डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन इसके लिए होना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया एंड मलेशिया हैव सेट अबाउट रिपेयरिंग टाइज ड्यूरिंग मोदी विजिट। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो 24 घंटे का विजिट रहा मलेशिया के कैपिटल कुआलालंपुर में, मेनली रिलेशंस को स्मूथ और रिपेयर करने के लिए था। तो पिछले साल अक्टूबर 2025 में आसियान समिट के लिए मलेशिया का प्लान्ड विजिट लास्ट मोमेंट पर कैंसिल हो गया था। इसीलिए मिस्टर मोदी ने मलेशिया को न्यू ईयर का पहला फॉरेन डेस्टिनेशन बनाया, और मलेशियन पीएम जो अनवर इब्राहिम के साथ टॉक्स के बाद एमओयूज साइन हुए, जिससे बायलैटरल रिलेशंस को फ्रेश पुश मिला। तो 2025 में इंडिया और मलेशिया के रिलेशन थोड़े स्ट्रेन रहे थे। मलेशिया ने पहलगाम टेरर अटैक की उसको कंडेम किया, लेकिन साथ ही पाकिस्तान के साथ भी डायलॉग और इंक्वायरी की बात भी की, जो न्यू दिल्ली को पसंद नहीं आया। फिर भी इस विजिट में दोनों देशों ने डिफरेंसेस साइड में रखकर टेररिज्म के खिलाफ क्लियर स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और यूनाइटेड नेशन और एफएटीएफ में कोऑर्डिनेशन पर भी बात हुई है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रंट पर जो सेमीकंडक्टर है, ट्रेड है, डिफेंस, एनर्जी और डिजिटल टेक्नोलॉजी कॉपरेशन पर भी फोकस रहा। सेमीकंडक्टर बेसिकली एमओयू आईआईटी मद्रास ग्लोबल और मलेशिया के एडवांस्ड जो सेमीकंडक्टर एकेडमी है उसके कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाता है। और जो सेंसिटिव इश्यूज हैं जैसे कि जाकिर नाइक का मलेशिया में रहना, या फिर आसियान ट्रेड एग्रीमेंट, एआईटीजे आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, इस पर पब्लिक डिबेट अवॉइड की गई। तो विजिट का ब्रॉडर मैसेज ये है कि इंडिया आसियान रीजन के साथ कमिटमेंट में सीरियस है, चाहे न्यू दिल्ली, यूरोप और यूएस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आगे बढ़ा रहा हो। ब्रिक्स कॉन्टेक्स्ट में भी कॉपरेशन बढ़ाने का सिग्नल मिले हैं। ओवरऑल ये विजिट जो है ट्रस्ट बिल्डिंग और लॉन्ग टर्म रीजनल कॉपरेशन की फाउंडेशन रखता है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे लेसन्स अबाउट जॉब क्रिएशन फ्रॉम मिस्टी मिल्क। तो ये आर्टिकल जॉब क्रिएशन और इंडिया के रियल ग्रोथ बॉटलनेक्स को ग्राउंड लेवल के एग्जांपल के थ्रू समझाता है। ऑथर बताते हैं कि तमिलनाडु के इरोड डिस्ट्रिक्ट में एक डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट का विजिट और टीवी डिबेट्स से ज़्यादा क्लियर पिक्चर देता है। तो मिस्टी मिल्क नाम की मिड साइज डेयरी कंपनी के पास मॉडर्न कैपिटल इंटेंसिव प्लांट है, जो जितना मिल्क आ रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा हैंडल कर सकता है। तो डिमांड भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, एम्बिशन भी है, फिर भी एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है।
प्रॉब्लम है यहाँ पर स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट और स्पेशली क्रेडिट एक्सेस। तो मिस्टी मिल्क अभी सिर्फ जो है बोलते हैं 2000 डेयरी फार्मर्स से मिल्क लेती है, जबकि बिना ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के 70,000 फार्मर्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है। लेकिन स्मॉल डेयरी फार्मर्स के पास अफोर्डेबल और रिलायबल लोन नहीं होते। नई गाय खरीदना, फीड्स का इंतज़ाम करना, शेड्स बनाना, वेटनरी केयर, सबके लिए अपफ्रंट पैसा चाहिए। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को फॉर्मल क्रेडिट का बहुत छोटा हिस्सा मिलता है, इसीलिए उन्हें महँगा इनफॉर्मल लोन मिलता है और इस रिस्क की वजह से प्रोडक्शन जो है वो भी नहीं बढ़ पाता। तो आर्टिकल यहाँ अमूल का एग्ज़ाम्पल देता है कि अमूल का सक्सेस सिर्फ ब्रांड का नहीं बल्कि एग्रेशन और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का रिज़ल्ट है, जहाँ फार्मर्स को एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट, सर्विसेज और फाइनेंस मिलता है। तो लेसन ये है कि प्राइवेट फर्म्स को कोऑपरेटिव बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्रोड्यूसर लेवल लेवल जो क्रेडिट प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना चाहिए होगा। तो डेयरी के अलावा बोलते हैं इरोड के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग में भी सेम इशू फेस कर रहे हैं, जिसमें कि स्किल गैप्स, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी, टैक्स अनसर्टेनिटी और हाई इनपुट टैरिफ, ये सब चैलेंजेस हैं। और जब स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री स्केल नहीं कर पाते तो जॉब्स भी नहीं बनते। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज ग्लोबली 70% एम्प्लॉयमेंट देते हैं, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में। तो यहाँ पर आर्टिकल बोलता है कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर अगले 20 सालों में एमएसएमईज, एग्रो प्रोसेसिंग और वैल्यू चेन्स को ग्रो करने के लिए क्रेडिट और पॉलिसी बॉटलनेक्स नहीं हटाए गए, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल जाएंगी और पोटेंशियल ऑलरेडी मौजूद है, इरोड इसका प्रूफ है। और बोलते हैं यहाँ पर क्लॉक जो है इस चीज़ के लिए चल रही है। फिर जो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द न्यू आरआरटीएस प्रोजेक्ट इन केरला। तो केरला में बोलते हैं हाई स्पीड रेल को लेकर फिर से डिबेट शुरू हो गई है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने पहले सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड रेल प्रपोज की थी, लेकिन सेंटर ने सपोर्ट ना मिलने के चलते रीजनल रैपिड जो ट्रांजिट सिस्टम है उसको अप्रूव किया गया है। और ये जो आरआरटीएस का मॉडल है, ये बेसिकली दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर बेस्ड है, जहाँ ये सक्सेसफुली चल रहा है। तो इस सिस्टम की खास बात ये है कि ये मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट हो सकता है और जिससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेटर होती है और प्राइवेट व्हीकल्स पर डिपेंडेंस भी कम होता है। तो यहाँ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है, इसमें ट्रेन्स 160 टू 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगी और शॉर्ट इंटरवल्स पर स्टेशन होंगे। तो प्रोजेक्ट ज़्यादातर पिलर्स यानी वायाडक्ट मॉडल पर बनेगा, जिससे लैंड एक्विजिशन भी कम होगा और नेचुरल वाटर फ्लो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो पब्लिक ऑपोजिशन भी कम रहेगी, जो कि सिल्वर लाइन का केस में एक बड़ा इशू था। तो इस सिस्टम को कोची मेट्रो और प्रपोज जो तिरुवनंतपुरम और कोझीकोड मेट्रो है उसके साथ जोड़ने का प्लान है। साथ ही केरला के 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को भी लिंक किया जाएगा। तो पूरा प्रोजेक्ट बोलते हैं 583 किलोमीटर का होगा। तो ओवरऑल आरआरटीएस बोलते हैं कि केरला के लिए एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इंटीग्रेटेड और लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो पहले के प्रपोजल से ज़्यादा प्रैक्टिकल माना जा रहा है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे आरबीआई टेल्स बैंक्स नॉट टू इंसिस्ट ऑन कोलेटरल फॉर लोन्स टू एमएसएमईज। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को निर्देश दिया है कि जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनको दिए जाने वाले 20 लाख तक के लोन पर कोलेटरल सिक्योरिटी ना मांगी जाए। और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंडर फाइनेंस यूनिट्स को भी कोलेटरल फ्री लोन्स देने को कहा गया है। अगर जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड और फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा हो, तो बैंक्स अपनी पॉलिसी के तहत ये लिमिट 25 लाख तक जो है बढ़ा सकते हैं। आरबीआई ने ये क्लियर किया कि क्रेडिट गारंटी स्कीम्स का फ़ायदा लिया जा सकता है और आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि इस स्टेप से फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस बढ़ेगा और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को भी सपोर्ट मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे ग्रॉस एनपीए ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हिस्टोरिक लो ऑफ 2.15% ऑफ सितंबर। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है उनका ग्रॉस एनपीए जो है 2025 के एंड तक 2.15% पर आ गया है, जो एक हिस्टोरिक लेवल लो है और 2010 से 2011 से भी कम है। और पिछले 8 सालों में एनपीए लगातार घट रहे हैं, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बैंक की बैलेंस शीट और प्रॉफिटेबिलिटी पर दिख रहा है। तो कम एनपीएस की वजह से बैंक्स को कम प्रोविजनिंग करनी पड़ी, जिससे उनका बिजनेस ग्रोथ इम्प्रूव हुआ। और इस इम्प्रूवमेंट का क्रेडिट बेसिकली आरबीआई का 2015 का एसेट क्वालिटी रिव्यू और गवर्नमेंट की 4R स्ट्रेटजी, जिसमें रिकॉग्निशन, रेजोल्यूशन और रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म्स को बताया जा रहा है, जिससे लोन डिफॉल्ट्स पर कंट्रोल हुआ है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे मुस्लिम नेशंस प्रोटेस्ट एज इजराइल टाइटन्स ग्रिप ऑन वेस्ट बैंक।
तो इज़राइल ने वेस्ट बैंक में जो है ज्यूइश सेटलमेंट को एक्सपैंड करने के लिए नए रूल्स अप्रूव किए हैं, जिससे तेल अवीव का कंट्रोल यानी इज़राइल का कंट्रोल और भी स्ट्रॉन्ग होगा और इस मेजर के तहत ज्यूइश इंडिविजुअल जो हैं उनको डायरेक्टली ज़मीन खरीदने की इजाज़त मिलेगी यहाँ पर। लैंड रिकॉर्ड्स पब्लिक होंगे और एरिया 1 ए और एरिया बी में इज़राइली ओवरसाइट भी बढ़ेगा। तो हेब्रोन जो है उसमें भी बिल्डिंग्स परमिट का कंट्रोल भी इज़राइली गवर्नमेंट को दिया जा रहा है और इस मूव को बेसिकली यहाँ पर मुस्लिम नेशन सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, पाकिस्तान, टर्की, कतर, यूएई, जॉर्डन, इंडोनेशिया इन सब ने सख्त शब्दों में कंडेम किया है। तो इन देशों ने कहा है कि ये स्टेप्स इल्लीगल एनेक्सेशन को बढ़ावा देते हैं और पैलेस्टीनियंस को डिस्प्लेस करते हैं और जो टू स्टेट सॉल्यूशन है उसको भी अंडरमाइन करते हैं, जिसमें इज़राइल और पैलेस्टीन को अलग दोनों को अलग इंडिपेंडेंट कोएग्जिस्ट करने की बात की गई थी। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कर लीजिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।